साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 12 की पुस्तक जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इसका अध्याय 3 जिसका शीर्षक है भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। हम सभी इस विचार से परिचित हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की दो मुख्य श्रेणियाँ हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है प्रतिनिधिक अर्थात परोक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक बिना किसी चयनित या मनोनीत पदाधिकारी की मध्यस्थता के सार्वजनिक निर्णयों में स्वयं भाग लेते हैं। लेकिन यह पद्धति केवल वहीं व्यवहारिक है जहां लोगों की संख्या सीमित हो। उदाहरणार्थ, एक सामुदायिक संगठन या आदिवासी परिषद या फिर किसी श्रमिक संघ की स्थानीय इकाई, जहां सभी सदस्य एक कक्ष में एकत्र होकर के विभिन्न मुद्दों पर परिचर्या कर सकें और सर्वसम्मत या बहुमत से निर्णय ले सकें। विशाल और जटिल आधुनिक समाज में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संभावनाएं बहुत कम हैं। आजकल हर जगह सामान्यतः प्रतिनिधिक लोकतंत्र ही पाया जाता है, चाहे वह 50,000 की जनसंख्या वाला एक कस्बा हो या फिर 10 करोड़ की जनसंख्या वाला राष्ट्र। इसमें सार्वजनिक हित की दृष्टि से राजनीतिक निर्णय लेने, कानून बनाने और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नागरिक स्वयं अधिकारियों को चुनते हैं। हमारे देश में प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। प्रत्येक नागरिक को अपने प्रतिनिधि के पक्ष में मत देने का अधिकार है। लोग पंचायत, नगर निगम बोर्ड, विधानसभाओं, संसद आदि सभी स्तरों पर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अब यह धारणा बलवती होती जा रही है कि लोकतंत्र में जनता की नियमित भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब केवल हर 5 साल में मतदान करना भर नहीं है। इस तरह सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत प्रशासन दोनों ही धारणाएं अत्यंत लोकप्रिय हैं। सहभागी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समूह या समुदाय के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं। इस अध्याय में विकेंद्रीकृत और जमीनी लोकतंत्र के एक उदाहरण के रूप में पंचायती राज व्यवस्था, जो कि विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है, उसकी व्याख्या की जाएगी। भारत के उपनिवेश विरोधी लंबे संघर्ष की परंपरा से ऐसी प्रणालियां व मूल्य विकसित हुए। इन दोनों से भारतीय लोकतंत्र की नींव पड़ी। देश में इतनी विविधता और असमानता के होते हुए भी स्वतंत्रता के बाद के 60 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र ने जो सफलता प्राप्त की वह अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अध्याय में भारत के समृद्ध व जटिल अतीत और वर्तमान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो उसको संक्षेप में ही देखेंगे। अतः इस अध्याय में हम भारत में लोकतंत्र के विकास के विषय में संक्षिप्त दृष्टिकोण एवं सामग्री उपलब्ध कराने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम भारतीय लोकतंत्र के मूल आधार भारतीय संविधान को देखें। हम इसके केंद्रीय मूल्यों व मान्यताओं पर दृष्टि केंद्रित करेंगे। संविधान निर्माण के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे और साथ ही संविधान निर्माण के समय होने वाले विवादों से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों को देखेंगे। दूसरा, हम लोकतंत्र की जमीनी प्रक्रियात्मकता के स्तर पर दृष्टिपात करेंगे, विशेष रूप से पंचायती राज व्यवस्था पर। इन दोनों ही विषयों के प्रतिपादन से आप पाएंगे कि लोगों के विभिन्न समूह हितों की प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ऐसा प्राय विभिन्न राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। एक प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का यह अनिवार्य अंग है। इस अध्याय के तीसरे भाग में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि हितों की प्रतिस्पर्धा में हित समूह किस प्रकार कार्य करते हैं और हित समूह और राजनीतिक दल से क्या आशय है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इनकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय मूल्य की बात करेंगे। तो आधुनिक भारत की अन्य विभिन्न विशेषताओं की तरह ही हमें आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की कहानी का प्रारंभ भी औपनिवेशिक काल से ही करना चाहिए। आपने अभी ऐसे बहुत से संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के विषय में पढ़ा है जिन्हें ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने जानबूझकर उत्पन्न किया था। इनमें से कुछ अनैच्छिक रूप से हो गए। ऐसे परिवर्तनों को लाने की अंग्रेजों की कोई इच्छा नहीं थी। उदाहरणार्थ, जिन्होंने यहाँ पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार इसलिए किया ताकि वह पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों का एक सभ्य वर्ग बना सकें और उनकी सहायता से यहाँ उपनिवेशी शासन को निरंतर चलाते रहें। इससे यहाँ पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों का एक वर्ग बन गया, किंतु इस वर्ग ने ब्रिटिश शासन में सहयोग देने की अपेक्षा लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रवाद जैसे पाश्चात्य उदार विचारों का प्रयोग औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए किया। किंतु इसका आशय कदापि नहीं है कि लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थाएं विशुद्ध रूप से पश्चिम की ही देन है। देश के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक फैले हुए हमारे प्राचीन महाकाव्य, कृतियाँ व विविध
लोक कथाएं संवादों, परिचर्या और अंतर विरोधी स्थितियों से भरी पड़ी हैं। किसी पहेली, लोकगीत, लोक कथा या किसी महाकाव्य की कहानी के विषय में विचार कीजिए जो इन विभिन्न दृष्टिबिंदुओं को स्पष्ट करती हों। हम महाकाव्य महाभारत से एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न करने की परंपरा के बारे में उदाहरण बताया गया है। महाभारत में जब भृगु ऋषि महर्षि भरद्वाज को बताते हैं कि जाति विभाजन विभिन्न मनुष्यों के शारीरिक लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं से संबंधित है, जो कि त्वचा के रंग में परिलक्षित होती है, तब भरद्वाज ने न केवल सभी जातियों के मनुष्यों की त्वचा के रंग की ओर संकेत करते हुए यहाँ पर यदि विभिन्न जातियों के सूचक है तो सभी जातियाँ मिश्रित जातियाँ हैं, तो त्वचा के रंग की ओर संकेत करते हुए बल्कि और भी गंभीर प्रश्न करते हुए उन्होंने प्रत्युत्तर दिया भरद्वाज ऋषि ने कि हम सभी इच्छा, क्रोध, भय, दुख, चिंता, भूख और श्रम से प्रभावित होते हैं, फिर हम में जातिगत विभिन्नताएं कैसे हैं। अब फिर से आते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। जैसा कि हमने अध्याय 1 और 2 में देखा कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण न तो केवल भारतीय विचार हैं और न ही केवल पाश्चात्य विचार, बल्कि यह भारतीय और पाश्चात्य विचारों का संयोग और उनकी पुनर्व्याख्या है। हमने समाज सुधारकों के संदर्भ में ऐसा ही देखा है। हमने समानता के आधुनिक विचार और न्याय के पारंपरिक विचार दोनों का उपयोग देखा है। लोकतंत्र भी इसका अपवाद नहीं है। औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अलोकतांत्रिक व भेदभावपूर्ण प्रशासनिक व्यवहार तथा उनके द्वारा प्रसारित और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों द्वारा पढ़े गए पाश्चात्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों में तीव्र अंतर्विरोध मिलता है। भारत में फैली निर्धनता और सामाजिक भेदभाव की प्रबलता लोकतंत्र के अर्थ पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। क्या लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता है या फिर आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय भी? क्या जाति, संप्रदाय, नस्ल, लिंग आदि के बावजूद सबके लिए समान अधिकार के बारे में भी लोकतंत्र सार्थक है? और यदि ऐसा है तो फिर ऐसे असमान समाज में वास्तविक समानता का अनुभव कैसे किया जा सकता है? इसके लिए एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि फ्रांस के बारे में है ये। आज समाज नए रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति में 3 शब्दों बंधुता, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों में अभिव्यक्त किया था। इसी नारे के कारण फ्रांसीसी क्रांति का स्वागत किया गया था, लेकिन यह समानता लाने में असफल रहा। हमने रूसी क्रांति का स्वागत किया क्योंकि इसका उद्देश्य भी समानता लाना ही था, किंतु इस बात पर बहुत बल देने की आवश्यकता नहीं है कि समानता उत्पन्न करने के लिए समाज और बंधुता अथवा स्वतंत्रता का बलिदान कर दें। बंधुता और स्वतंत्रता समानता के अभाव में मूल्यहीन है। बंधुता और स्वतंत्रता जो है वो समानता के अभाव में मूल्यहीन है। इसका तात्पर्य यह है कि इन तीनों का सह अस्तित्व, अर्थात किसका? बंधुता, स्वतंत्रता और समानता का सह अस्तित्व तभी संभव है जब बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया जाए। अब फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि भारत की स्वतंत्रता से बहुत पहले इनमें से अधिकांश मुद्दों पर विचार किया जा चुका है। जब भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय यह दृष्टिकोण उत्पन्न हो चुका था कि भारतीय लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। बहुत पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन के प्रस्ताव में विचार किया गया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। कराची अधिवेशन का प्रस्ताव एक ऐसे लोकतंत्र की परिकल्पना करता है जिसका अर्थ केवल चुनाव करवाने की औपचारिकता पूरी करना नहीं, बल्कि एक यथार्थ व प्रमाणिक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए भारतीय सामाजिक संरचना पर पुनः यथेष्ट कार्य करना भी है। कराची प्रस्ताव में लोकतंत्र की वह दृष्टि स्पष्टता प्रकट होती है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी थी। यह प्रस्ताव उन मूल्यों का उल्लेख करता है जो आगे चलकर भारतीय संविधान में पूर्णतः अभिव्यक्त किए गए। आगे आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल राजनीतिक न्याय नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि समानता का आशय केवल राजनीतिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका आशय समान परिस्थिति और अवसर से भी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो कराची कांग्रेस संकल्प प्रस्तुत किया गया था 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, तो उसमें स्वराज में क्या क्या सम्मिलित होगा उसके संदर्भ में देख लेते हैं। तो कांग्रेस ने स्वराज की जैसी कल्पना की थी उसमें जनता की आर्थिक स्वतंत्रता भी सम्मिलित होनी चाहिए। कांग्रेस ने यह घोषणा की कोई भी संविधान तभी स्वीकार्य होगा यदि वह स्वराज सरकार को निम्नलिखित आपूर्तियां करने में सक्षम बनाता है। मतलब ये निम्न चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला,
अभिव्यक्ति, संगठन और सभा की स्वतंत्रता। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता। तीसरा, सभी संस्कृतियों व भाषाओं की सुरक्षा। चौथा, कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता। पांचवा है, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर रोजगार, श्रम व व्यवसाय में भेदभाव न हो। छठा है, सार्वजनिक कुओं, स्कूलों आदि पर सभी का समान अधिकार व उसके प्रति समान कर्तव्य। सातवां है, आत्मरक्षा के लिए नियमानुसार हथियार रखने का अधिकार। आठवां, कोई भी व्यक्ति जो है संपत्ति व स्वतंत्रता से वंचित ना हो। नौवां है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। 10वां है, वयस्क मताधिकार। 11वां है, निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। 12वां, कोई उपाधि न दी जाए। 13 है, मृत्युदंड का निषेध। 14वां है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को आने जाने की स्वतंत्रता और देश में कहीं भी बसने व संपत्ति रखने का अधिकार तथा कानून द्वारा समान सुरक्षा की सुनिश्चितता। 15वां है, कारखाना मजदूरों के लिए अच्छे जीवन स्तर की व्यवस्था। मालिकों व श्रमिकों के विवादों को हल करने के लिए उचित प्रणाली तथा वृद्धावस्था व बीमारी आदि से रक्षा। 16वां है, सभी श्रमिकों की कृषि दासता की दशाओं से मुक्ति। 17वां है, महिला कर्मचारियों की विशेष सुरक्षा। 18वां है, बच्चे खानों और कारखानों में, खानों अर्थात माइंस और कारखानों में काम ना करें। 19वां है, कृषकों व श्रमिकों को संगठन बनाने का अधिकार। 20वां है, भू राजस्व अवधि व कर प्रणाली में सुधार। अनुत्पादिक भूमि के राजस्व व कर में छूट, मतलब जो उपजाऊ ना हो, उर्वर भूमि ना हो, बंजर हो, तो उसके राजस्व व कर में छूट तथा छोटे भूस्वामियों के कर में कमी। 21वां है, उत्तराधिकार कर का क्रमबद्ध पैमाने पर होना। 22वां है, सैन्य व्यय में न्यूनतम आधी कटौती। 23वां है, राज्य कर्मचारियों को 500 रुपये मासिक से अधिक वेतन न दिया जाए। 24वां है, नमक कर समाप्त किया जाए। 25वां है, विदेशी वस्त्रों के समक्ष स्वदेशी वस्त्रों को प्राथमिकता व सुरक्षा। 26वां है, नशीले पेय पदार्थों पर प्रतिबंध। 27वां है, मुद्रा व विनिमय राष्ट्र हित में हो। 28वां, मूल उद्योगों, सेवाओं, रेल आदि का राष्ट्रीयकरण। 29वां है, कृषि ऋणग्रस्तता से राहत व सूदखोरी पर नियंत्रण। 30वां है, नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण। तो ये जो सारी बातें थीं जो कि स्वराज सरकार में शामिल होनी चाहिए, स्वराज में ये चीज़ें बातें शामिल होनी चाहिए, इनको सदस्यता के आवेदन पत्रों पर मुद्रित करने के लिए कराची प्रस्ताव को इस रूप में संक्षिप्त किया गया था। ये तीसों चीज़ें जो है वो जो सदस्यता के आवेदन पत्र हैं उन पर मुद्रित किया जाता था और ये कांग्रेस के द्वारा मांग की गई थी। थोड़ा सा यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भी बात कर लें तो इसमें क्या बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। लोकतंत्र जो है कई स्तरों पर कार्य करता है। इस अध्याय का प्रारंभ हम भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से करेंगे जो भारतीय लोकतंत्र का मूलाधार है। संविधान सभा के मुक्त विचार विमर्श और उसके मत से संविधान उत्पन्न हुआ, अतः इसका दृष्टिकोण और इसकी वैचारिक अंतर्वस्तु, इसके निर्माण की प्रक्रिया पूर्णतः लोकतांत्रिक है। इस अध्याय का जो अगला भाग है वो संविधान सभा के वाद विवाद पर आधारित है। पहले भाग में हमने किसकी बात की कि जो भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय मूल हैं उनके बारे में, मूल्य के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग संविधान सभा का वाद विवाद का जो इतिहास है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो 1939 में हरिजन नामक पत्र में गांधी जी ने एक लेख लिखा, द ओनली वे, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान सभा अकेले ही जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पूर्ण, सत्य तथा स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है जो महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए भेदभाव रहित वयस्क मताधिकार पर आधारित हो। 1939 में एक संविधान सभा की मांग हुई थी जिसे अनेक उतार चढ़ावों के बाद साम्राज्यवादी ब्रिटेन ने 1945 में मान लिया। जुलाई 1946 में चुनाव होता है और जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं और अगस्त 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेषज्ञ सभा ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत एक गणतंत्र होगा जहां सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा। सामाजिक न्याय के प्रश्न पर एक जोरदार बहस चली कि जो सरकारी प्रकार्य
या जो सरकारी फंक्शंस निर्धारित होंगे उन्हें राज्य अनिवार्य रूप से लागू करेगा। संविधान सभा में रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, भूमि सुधार व संपत्ति का अधिकार और पंचायतों के आयोजन पर बहस हुई। बहस के कुछ अंशों को हम देख सकते हैं। जैसे बहस के जो कुछ अंश हैं, इसमें पहला है, केटी शाह ने कहा कि लाभदायक रोजगार को श्रेणीगत बाध्यता के द्वारा वास्तविक बनाया जाना चाहिए और राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह सभी समर्थ व योग्य नागरिकों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराए। वीरदास ने सरकार के कार्यों को अधिकार क्षेत्र व अधिकार क्षेत्र से बाहर की श्रेणियों में वर्गीकृत करने का विरोध किया। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि भुखमरी को समाप्त करना, सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय देना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। लाखों लोगों की सभा वह मार्ग नहीं ढूंढ पाई कि संघ का संविधान उनकी भूख से मुक्ति सुनिश्चित करेगा, सामाजिक न्याय, न्यूनतम मानक जीवन स्तर और न्यूनतम जन स्वास्थ्य सुनिश्चित करेगा। ये कहना था बी दास का। अंबेडकर का उत्तर इस प्रकार था इन चीज़ों पर कि संविधान का जो प्रारूप बनाया गया है वह देश के शासन के लिए केवल एक प्रणाली उपलब्ध कराएगा। इसकी यह योजना बिल्कुल नहीं है कि कोई विशेष दल सत्ता में लाया जाए, जैसा कि कुछ देशों में हुआ है। अगर व्यवस्था लोकतंत्र को संतुष्ट करने की परीक्षा में खरी उतरती है तो यह जनता द्वारा निश्चित किया जाएगा कि कौन सत्ता में होना चाहिए। लेकिन जिसके हाथ में सत्ता है वह मनमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसे निदेशक सिद्धांत कहे जाने वाले अनुदेशों का सम्मान करना पड़ेगा, जिन्हें वह अनदेखा नहीं कर सकता है। हाँ, इनके उल्लंघन के लिए वह न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन चुनाव के समय निर्वाचकों के सामने उसे इन बातों का उत्तर देना होगा। निदेशक सिद्धांत जिन महान मूल्यों से संपन्न हैं उन्हें तभी अनुभव किया जा सकता है जब सत्ता पाने के लिए सही योजना का क्रियान्वयन किया जाए। भूमि सुधार के विषय में नेहरू ने कहा कि सामाजिक शक्ति इस तरह की है कि कानून इस संदर्भ में कुछ नहीं कर सकता है और जो इन दोनों की गतिशीलता का एक रोचक प्रतिबिंब है। अगर कानून और संसद स्वयं को बदलते परिदृश्य के अनुकूल नहीं करते हैं तो ये स्थितियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा संविधान सभा की बहस के समय आदिवासी हितों की रक्षा के मामले में जयपाल सिंह जैसे नेता नेहरू के निम्नलिखित शब्दों द्वारा आश्वस्त किए गए। नेहरू ने क्या कहा कि यथासंभव उनकी सहायता करना हमारी अभिलाषा और निश्चित इच्छा है। यथासंभव उन्हें कुशलतापूर्वक उनके लोभी पड़ोसियों से बचाया जाएगा और उन्हें उन्नत किया जाएगा। इसके अलावा संविधान सभा ने ऐसे अधिकारों को जिन्हें न्यायालय लागू नहीं करवा सकता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के शीर्षक के रूप में स्वीकार किया तथा इनमें सर्वस्वीकृत से कुछ अतिरिक्त सिद्धांत जोड़े गए। इनमें के संथानम का वह खंड भी सम्मिलित है जिसके अनुसार राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए तथा स्थानीय स्वशासन के लिए उन्हें अधिकार व शक्ति भी देनी चाहिए। इसके अलावा टी.ए. रामालिंगम चट्टियार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी कुटीर उद्योगों के विकास से संबंधित खंड को जोड़ा। अनुभवी व वरिष्ठ सांसद ठाकुरदास भार्गव ने यह खंड जोड़ा कि राज्य को कृषि व पशुपालन को आधुनिक प्रणाली से व्यवस्थित करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हित प्रतिस्पर्धी संविधान और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में। तो भारत बहुत से स्तरों पर विद्यमान है, बहुत से लेयरों पर विद्यमान है या स्टेज पर विद्यमान है। अलग अलग महत्वपूर्ण आदिवासी संस्कृतियों के साथ अनेक धर्मों और संस्कृतियों से निर्मित यहाँ की जनसंख्या भारत की बहुलता का एक आयाम है। बहुत से विभाजन भारतीयों को वर्गीकृत करते हैं। संस्कृति, धर्म तथा जात के विविध प्रभाव ग्रामीण, नगरीय, धनी, निर्धन और साक्षर निरक्षर विभाजन पर आधारित हैं। ग्रामीण निर्धनों के बीच कई ऐसे समूह व उपसमूह हैं जो बड़ी गहराई से जात व निर्धनता के आधार पर स्तरीकृत किए गए हैं। नगरों के कामगार वर्ग की कई विस्तृत श्रेणियां हैं। यही नहीं, सुव्यवस्थित घरेलू उद्यमी वर्ग, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक वर्ग भी हैं। नगरीय व्यावसायिक वर्ग बहुत मुखर भी हैं। भारतीय सामाजिक परिदृश्य और असंतोष व कोलाहल की स्थिति में हितों की प्रतिस्पर्धा राज्य के संसाधनों पर नियंत्रण के लिए है। संविधान में कुछ मूल उद्देश्य सम्मिलित किए गए हैं जो भारतीय राजनीतिक संसार में सामान्यतः न्यायोचित मानकर स्वीकृत कर लिए गए हैं। निर्धनों और हाशिए के लोगों को सक्षम बनाने में, निर्धनता उन्मूलन में, जातिवाद समाप्त करने तथा सभी समूहों के प्रति समानता का व्यवहार करने के लिए ये कुछ सकारात्मक चरण हैं। हितों की प्रतिस्पर्धा हमेशा किसी स्पष्ट वर्ग विभाजन को ही प्रतिबिंबित नहीं करती। किसी कारखाने को बंद करवाने का कारण यह होता है कि उससे निकलने वाला विषैला कचरा आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यहाँ लोगों के जीवन का प्रश्न है, जिनकी सुरक्षा संविधान भी सुनिश्चित करता है। अगले पृष्ठ पर यह प्रदर्शित किया गया है
कि बहुत सी चीज़ों की समाप्ति के कारण लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जीवन यापन का साधन भी एक ऐसा मुद्दा है जिसकी सुरक्षा संविधान सुनिश्चित करती है। यह अत्यंत रोचक है कि संविधान निर्माण के समय हमारी संविधान सभा इस जटिलता और बहुलता से परिचित थी, लेकिन सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता की उसने गारंटी दी। अब हम लोग बात करेंगे संवैधानिक मानदंड और सामाजिक न्याय सशक्तता की व्याख्या के संदर्भ में। यह जान लेना आवश्यक है कि कानून और न्याय में अंतर है। क्या अंतर है? कानून का सार इसकी शक्ति है। कानून इसलिए कानून है क्योंकि इससे बल प्रयोग अथवा अनुपालन के संचरण के माध्यमों का प्रयोग होता है। इसके पीछे राज्य की शक्ति निहित होती है। न्याय का सार निष्पक्षता है। कानून की कोई भी प्रणाली अधिकारियों के संस्तरण के माध्यम से ही कार्यरत होती है। ऐसे प्रमुख मानदंड जिनसे नियम और अधिकारी संचालित होते हैं, संविधान कहलाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसे किसी राष्ट्र के सिद्धांतों का निर्माण होता है। भारतीय संविधान भारत का मूल मानदंड है। अन्य सभी कानून संविधान द्वारा नियत कार्य प्रणाली के अंतर्गत बनते हैं। ये कानून संविधान द्वारा निश्चित अधिकारियों द्वारा बनाए व लागू किए जाते हैं। कोई विवाद होने पर संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों के संस्तरण, जो विभिन्न लेयर हैं, उनके द्वारा कानून की व्याख्या होती है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और वही संविधान की सबसे अंतिम व्याख्याकर्ता भी है। उच्चतम न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण रूपों में मौलिक अधिकारों को बढ़ाया है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मौलिक अधिकार वह सब अंतर्भूत करता है जो इसके लिए आकस्मिक है। अनुच्छेद 21 आपका आर्टिकल 21 जो है, यह जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है और जीवन के लिए अनिवार्य गुणवत्ता, जीवन यापन के साधन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और गरिमा की व्याख्या करता है। विभिन्न उद्घोषणाओं में जीवन की विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है और इसे एक पशु मात्र के अस्तित्व से बेहतर व महत्वपूर्ण रूप में व्याख्यायित किया गया है। ये व्याख्याएं उन कैदियों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयोग की जाती हैं जिन्हें प्रताड़ित करने और वंचित रखने का दंड मिला है। यह उन्हें मुक्त करने, बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने और प्राथमिक स्वास्थ्य व शिक्षा उपलब्ध कराने की व्याख्या करता है। 1993 में 1993 में उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को स्वीकार करते हुए कहा कि यह अव्यक्त की स्वतंत्रता का हिस्सा है। जो सूचना का अधिकार है, यह अव्यक्त की स्वतंत्रता का हिस्सा है और उसका अनुशांसिक अंग है, जो अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत वर्णित है। तो इस प्रकार से जो आपका सूचना का अधिकार है वो आर्टिकल 19A के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रस्तुति भी की गई है। उच्चतम न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 14 के समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना है। यह आपका अनुच्छेद 14 के तहत जो समानता का मौलिक अधिकार, ये क्या है? ये मूल अधिकार है, तो इसके अंतर्गत माना गया तथा बहुत से बागान एवं कृषि श्रमिकों तथा अन्य को इसके माध्यम से राहत पहुंचाई है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण रूपों में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को बढ़ाया है। अब फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो संविधान केवल इस बात का संदर्भ ग्रंथ नहीं है कि सामाजिक न्याय के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय के अर्थ को प्रसारित करने की संभावनाएं भी निहित हैं। सामाजिक न्याय की समकालीन समझ को ध्यान में रखते हुए अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या में सामाजिक आंदोलनों ने भी न्यायालयों और प्राधिकरणों की सहायता की है। कानून और न्यायालय ऐसी संस्थाएं हैं जहां प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों पर बहस होती है। संविधान वह माध्यम है जो राजनीतिक शक्ति को सामाजिक हित की ओर प्रवाहित करता है और उसे सुसंगत बनाता है। आप देखेंगे कि संविधान में लोगों की सहायता करने की क्षमता निहित है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय के आधारभूत मानदंडों पर आधारित है। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायतों से संबंधित निर्देशक सिद्धांत एक संशोधन के रूप में के संथानम द्वारा संविधान सभा में लाया गया। 40 साल के बाद 1992 में 1992 के 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह एक संवैधानिक विधेयक बनाया गया जो आपकी ग्राम पंचायत थी। अगले भाग में इसके विषय में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियों के संदर्भ में। तो सबसे पहले पंचायती राज का आदर्श क्या है, इसके आदर्श के बारे में बात कर लें तो पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। पंचायती राज का शाब्दिक अर्थ क्या है? 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। इसका अर्थ गांव एवं अन्य जमीनी स्तर पर लचीले लोकतंत्र की क्रियाशीलता से है। मूल स्तर से लोकतंत्र का विचार हमारे देश में विदेश से
आयातित नहीं है। लेकिन ऐसा समाज जहां असमानताएं अत्यंत तीव्र हैं, लोकतांत्रिक भागीदारी को लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर बाधित किया जाता है। जैसा कि आप इस अध्याय में विभिन्न समाचार पत्रों की रिपोर्टों को दिखाया गया है, उसमें इस बातों को दिखाया गया कि ऐसे गांव में पारंपरिक रूप से जातीय पंचायतें रही हैं, लेकिन ये हमेशा प्रभुत्वशाली समूहों का ही प्रतिनिधित्व करती रही हैं। इनका दृष्टिकोण प्रायः रूढ़िवादी रहा है और ये लगातार लोकतांत्रिक मानदंडों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत निर्णय लेते रहे हैं। जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें पंचायतों की कोई चर्चा नहीं की गई थी। उस समय कई सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपने दुख, क्रोध और निराशा को प्रकट किया था। ठीक उसी समय अपने ग्रामीण अनुभव का उल्लेख करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया कि स्थानीय कुलीन और उच्च जाति लोग सुरक्षित परिधि से इस प्रकार घिरे हुए हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होगा भारतीय समाज के पद दलित लोगों का निरंतर शोषण। निसंदेह उच्च जातियां जनसंख्या के इस भाग को चुप करा देंगी। स्थानीय सरकार की अवधारणा गांधी जी को भी प्रिय थी। वे प्रत्येक गांव को स्वयं में आत्मनिर्भर और पर्याप्त इकाई मानते थे जो स्वयं अपने को निर्देशित करे। ग्राम स्वराज्य को वे आदर्श मानते थे और चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी गांव में यही शासन चलता रहे। पहली बार 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में मौलिक व प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन का परिचय मिलता है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक परिस्थिति या स्टेटस प्रदान की। अब यह अनिवार्य हो गया है कि स्थानीय स्वशासन के सदस्य गांवों तथा नगरों में हर 5 साल में चुने जाएं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि स्थानीय संस्थानों पर अब चुने हुए निकायों का नियंत्रण होता है तथा 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के स्थायी निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, 1/3 आरक्षण, और कुछ राज्यों में ने तो 50% का आरक्षण दिया है, तो 1/3 आरक्षण दिया। इनमें से 17% सीटें जो हैं, 17% सीटें ये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति SC व ST जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जो 1/3 जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसमें से भी 17% सीटें SC ST महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया, जिसमें उन्हें निर्णय लेने की शक्ति मिली। स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, जिला परिषदों आदि में 1/3 पदों पर महिलाओं का आरक्षण है। 73वें संविधान संशोधन के तुरंत बाद 1993-94 के चुनाव में 8 लाख महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ी। वास्तव में महिलाओं को मताधिकार देने वाला यह एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करने वाला संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1992-93 से लागू हुआ। इसके संदर्भ में एक उदाहरण आप समझ सकते हैं कि पंचायती राज संस्था की त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसके संदर्भ में, तो इसकी संरचना जो है एक पिरामिड की भांति है। जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था की जो संरचना है वो एक पिरामिड की भांति है और इसमें 3 लेयर है। संरचना के आधार पर लोकतंत्र की इकाई के रूप में ग्राम सभा स्थित होता है। जो इसकी यूनिट है वो क्या है, ग्राम सभा होती है। इसमें पूरे ग्राम के या पूरे गांव के सभी नागरिक शामिल होते हैं। यही वह आम सभा है जो स्थानीय सरकार का चुनाव करती है और कुछ निश्चित उत्तरदायित्व उसे सौंपती है। ग्राम सभा परिचर्या और ग्रामीण स्तर के विकासात्मक कार्यों के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्बलों की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय मतलब 3 लेयर वाली पंचायती राज प्रणाली लागू की। तो याद रखिएगा, 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, उससे कम वाले पे 2 ही लेयर होती है। यह अनिवार्य हो गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में इसके सदस्यों का चुनाव होगा। और इसके अलावा पंचायती राज संस्था ने अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए निश्चित आरक्षित सीटें तथा महिलाओं के लिए 33% सीटें या 1/3 सीटें आरक्षित सीटें उपलब्ध कराई हैं। और इसके अलावा पंचायती राज संस्था ने पूरे जिले के विकास को प्रारूप निर्मित करने के लिए जिला योजना समिति गठित की। मतलब इसके अंतर्गत जो है जिला योजना समिति गठित करने का भी प्रावधान किया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व के संदर्भ में। तो संविधान के अनुसार पंचायत को स्वशासन के संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां व अधिकार दिए जाने चाहिए। आज सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय प्रातिनिधिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करें। पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियां उत्तरदायित्व प्राप्त हैं। कौन कौन चीज़ें प्राप्त हैं? पहला,
आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना। दूसरा, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। तीसरा, शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व उनको कलेक्ट करना, एकत्र करना। चौथा है सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाने में। पंचायतों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कल्याण के कार्यों में शामिल हैं कि श्मशानों एवं कब्रिस्तानों का रखरखाव, जन्म और मृत्यु के आंकड़े रखना, मातृत्व केंद्रों और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना, पशुओं के तालाब पर नियंत्रण, परिवार नियोजन का प्रचार और कृषि कार्यों का विकास। इसके अलावा सड़कों के निर्माण, सार्वजनिक भवनों के निर्माण, तालाबों व स्कूलों के निर्माण जैसे विकासात्मक कार्य भी इसमें शामिल हैं। पंचायतें कुटीर उद्योगों के विकास में भी सहयोग करती हैं और छोटे सिंचाई कार्यों की भी देखभाल करती हैं। बहुत सी सरकारी योजनाएं जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना आदि पंचायत के सदस्यों द्वारा संचालित होती हैं। संपत्ति, व्यवसाय, पशु, वाहन आदि पर लगाए गए कर, चुंगी, भू राजस्व आदि पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत हैं। जिला पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान पंचायत के संसाधनों में वृद्धि करते हैं। पंचायतों के लिए अनिवार्य है कि वे अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाएं जिसमें प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग से संबंधित आंकड़े लिखे हों कि कितना फंड प्राप्त हुआ और कहाँ कहाँ पे उस फंड का इस्तेमाल किया गया। यह व्यवहार यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया कि जमीनी स्तर के सामान्य जन के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके और पंचायतों के सारे कार्य जनता के समक्ष हों। लोगों के पास पैसों के आवंटन की छानबीन का अधिकार है। साथ ही वह यह भी पूछ सकते हैं कि गांव के कल्याण और विकास के हेतु लिए गए निर्णयों का कारण क्या है। कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई है। कुछ छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार इनके पास होता है, इन ग्राम न्याय पंचायतों के पास। ये जुर्माना लगा तो सकते हैं लेकिन कोई सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो इनकी खास बात याद रखिएगा, जुर्माना लगा सकते हैं परंतु सज़ा नहीं दे सकते हैं। और ये ग्रामीण न्यायालय प्रायः कुछ पक्षों के आपसी विवादों में समझौता कराने में सफल होते हैं। विशेष रूप से ये तब प्रभावशाली होते हैं जब किसी पुरुष द्वारा दहेज के लिए स्त्री को प्रताड़ित किया जाए या उसके विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की जाए। अब हम लोग यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज की बात करते हैं। बहुत से आदिवासी क्षेत्रों की प्रारंभिक स्तर के लोकतांत्रिक कार्यों की अपनी समृद्ध परंपरा रही है। हम मेघालय से संबंधित एक उदाहरण दे रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि गारो, खासी और जयंतिया तीनों ही आदिवासी जातियों की सैकड़ों साल पुरानी अपनी राजनीतिक संस्थाएं रही हैं। ये राजनीतिक संस्थाएं इतनी सुविकसित थीं कि ग्राम वंश और राज्य के स्तर पर ये बड़ी कुशलता से कार्य करती थी। उदाहरण के रूप में खासियों, ये खासी जनजाति जो है, खासियों की पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक वंश की अपनी परिषद होती थी जिसे दरबार कुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दरबार कुर कहा जाता था, और जो उस वंश के मुखिया के निर्देशन में कार्य करता था। यद्यपि मेघालय में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं की परंपरा रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों का एक बड़ा खंड संविधान के 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान से बाहर है। शायद यह इसलिए क्योंकि उस समय की नीतियां बनाने वाले पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। इसके संदर्भ में एक उदाहरण दिया गया है कि दलित जाति की कलावती चुनाव लड़ने के संबंध में चिंतित थी। आज वह एक पंचायत सदस्य हैं और यह अनुभव कर रहे हैं कि जब से वह पंचायत सदस्य बनी है तब से उनका विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ गया। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब उसका अपना एक नाम है। पंचायत के सदस्य बनने से पहले वह रामू की मां हीरालाल की पत्नी के नाम से जानी जाती थी। यदि वह ग्राम प्रधान पद का चुनाव हार गई तो उसे अनुभव होगा कि उसकी सखियों की नाक कट गई। तो यह एक उदाहरण है जिससे यह पता चलता है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसने महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार से सुधारा है या उनके सशक्तिकरण में किस प्रकार से योगदान किया है। इसके अलावा एक उदाहरण जो है आपका वन पंचायत से संबंधित है कि उत्तराखंड में अधिकांश कार्य जो हैं वो महिलाएं करती हैं, क्योंकि पुरुष प्रायः रक्षा सेवाओं के लिए बाहर नियुक्त होते हैं। खाना बनाने के लिए अधिकांश ग्रामीण लकड़ियों का जो ग्रामीण है वो लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि वनों का कटाव पर्वतीय क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या है। कभी कभी पशुओं का चारा और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए औरतों को मीलों पैदल चलना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए औरतों ने वन पंचायतों की स्थापना की। वन पंचायत की औरतें पौधशालाएं बना करके छोटे पौधों का पालन पोषण करती हैं जिन्हें पहाड़ी ढालों पर रोपा जा सके। इसके सदस्य आसपास के जंगलों की अवैध कटाई से सुरक्षा भी करती हैं। चिपको आंदोलन, जिसमें कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए औरतें उनसे चिपक जाती थी, इस क्षेत्र में ही प्रारंभ किया गया था। अब एक उदाहरण जो है आपका वो निरक्षर महिलाओं के लिए पंचायती राज प्रशिक्षण के संदर्भ में है। यह पंचायती राज प्रणाली की शक्तियों के प्रचार प्रसार का एक नवाचारी उपाय है।
सुखीपुर और दुखीपुर नामक दो गांवों की कहानी कपड़े की फंड अर्थात कहानी कहने का एक परंपरागत लोक माध्यम है, उसके द्वारा प्रस्तुत की गई। दुखीपुर गांव में एक भ्रष्ट प्रधान थी, बिमला। उसने गांव में स्कूल बनवाने के लिए पंचायत से धन लिया, लेकिन उसका उपयोग उसने अपने परिवार का घर बनवाने के लिए किया। गांव का बाकी हिस्सा दुखी और गरीब था। इसी तरह सुखीपुर गांव में एक साधारण वर्ग की औरत नजमा, मान लीजिए, वो प्रधान थी। उसने ग्रामीण विकास के पैसे को गांव के भौतिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए खर्च किया। इस गांव में प्राथमिक चिकित्सालय, सड़कें व पक्के मकान थे। बसें यहां आराम से पहुंच सकती थीं। लोक संगीत और चित्रमय फंड दोनों एक साथ समर्थ सरकार और उसमें भागीदारी प्रचार प्रसार के लिए उपयोगी हथियार थे। कहानी कहने का यह नया तरीका निरक्षर महिलाओं में जागरूकता फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण या बहुत प्रभावशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस प्रचार ने यह संदेश दिया कि केवल मतदान करना, चुनाव में खड़े होना या जीवन ही जीतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को क्यों मत दिया जाए, मतलब उसको आप वोट क्यों दें, उसमें ऐसी क्या विशेषताएं होनी चाहिए और वह आगे क्या करना चाहता है या चाहती है। गीता फड़ जो ये प्रचार का लोक माध्यम था, इसके माध्यम से कही गई कहानी सत्यनिष्ठा का पक्ष भी प्रबल करती है। अब फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि जैसा कि समाजशास्त्री दिलबुट नोगबरी ने कहा कि आदिवासी संस्थाएं अपनी संरचना और क्रियाकलाप में लोकतांत्रिक ही हों यह आवश्यक नहीं है। भूरिया समिति की रिपोर्ट, जिसने इस मुद्दे का अध्ययन किया, तो भूरिया समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए नोंगबरी ने कहा कि हालांकि पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं पर समिति की चिंता प्रशंसनीय है, लेकिन यह स्थिति की जटिलता का आकलन कर पाने में असमर्थ रही है। आदिवासी समाजों में प्रबल समतावादी लोकाचार पाया जाता है। इसके बावजूद उनमें स्तरीकरण के तत्व कहीं न कहीं उपस्थित हैं। आदिवासी राजनीतिक संस्थाएं केवल महिलाओं के प्रति असहिष्णुता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने इस व्यवस्था में विकृतियां भी उत्पन्न कर दी हैं, जिससे यह पहचानना मुश्किल है कि क्या पारंपरिक है और क्या अपारंपरिक है। अब हम लोग बात करेंगे लोकतांत्रिकरण और असमानता के बारे में। अब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि देश में जाति, समुदाय और लिंग आधारित असमानता का लंबा इतिहास हो, ऐसे समाज में लोकतांत्रिकरण आसान नहीं है। इससे पहले की जो पुस्तक 11 में रही है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की असमानताओं के बारे में बताया गया था, और वहाँ में अध्याय 4 में ग्रामीण भारतीय संरचना की और अच्छी जानकारी, जब इसका अगला जो चैप्टर आएगा वहाँ पर आप भारतीय संरचना और के बारे में और अच्छी जानकारी देखेंगे। तो ऐसी असमान व लोकतांत्रिक सामाजिक संरचना को देखने के बाद यह आश्चर्यजनक नहीं लगता है कि बहुत से मामलों में गांव के कुछ विशेष समूह, समुदाय, जात से संबंधित लोग ना तो गांव की समितियों में शामिल किए जाते हैं और ना ही उन्हें इस ऐसे क्रियाकलापों की सूचना दी जाती है। ग्राम सभा के सदस्य प्राय एक ऐसे छोटे से गुट द्वारा नियंत्रित और संचालित किए जाते हैं जो अमीर किसानों या उच्च जाति के जमींदारों के होते हैं। बहुसंख्यक लोग जो हैं वो देखते भर रह जाते हैं और ये लोग बहुमत को अनदेखा करके विकासात्मक कार्यों का और सहायता राशि बांटने का फैसला कर लेते हैं। नीचे अभी आपको आगे कुछ उदाहरण दिए जाएंगे जिसमें इस प्रकार के जमीनी या तृणमूल स्तर के विभिन्न अनुभवों को बताया गया है। एक रिपोर्ट दर्शाती है कि पारंपरिक पंचायतों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, और एक और रिपोर्ट दर्शाती है कि कुछ मामलों में पंचायती राज संस्थाएं कैसे आमूल परिवर्तन लाती हैं, जबकि एक और रिपोर्ट यह दर्शाती कैसे लोकतांत्रिक पैमाने काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हित समूह परिवर्तन का विरोध करते हैं और उनके लिए केवल पैसा ही महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों के संदर्भ में जो उदाहरण दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मान के प्रश्न के संदर्भ में, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि पारंपरिक पंचायतों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो जाति पंचायतें जो हैं स्वयं को ग्रामीण नैतिकता का अभिभावक सिद्ध कर रही हैं। अक्टूबर 2004 का पहला मामला जो है सुर्खियों में रहा, जब झज्जर जिले के अंसादा गांव की पंचायत राठी खाप ने सोनिया के सामने यह शर्त रखी कि अगर उसे गांव में रहना है तो अपना गर्भपात कराना होगा और अपनी शादी तोड़कर पति रामपाल को अपना भाई मानना पड़ेगा। उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी। उस दंपति का अपराध यह था कि उन्होंने एक ही गोत्र में विवाह किया था। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम भी इसे मान्यता देता है। सोनिया और रामपाल केवल हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर वहां की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था के बाद ही साथ रह सके। इसी तरह मुजफ्फरनगर की अंसारी जात की पंचायत ने पिछले साल यह निर्णय दिया कि अपने ससुर द्वारा बलात्कार होने के बाद इमराना अपने पति की मां बन चुकी है।
मेरठ की एक पंचायत ने फैसला दिया कि अपने दूसरे पति द्वारा गर्भवती होने के बावजूद भी गुड़िया को पहले पति के पास वापस लौट जाना चाहिए, जो कि 5 वर्ष बाद वापस आया था। तो यहाँ पर किस प्रकार से पंचायतों या ग्रामीण स्तर पर सम्मान के प्रश्न की बात की जाती है, जो ये खाप पंचायतें हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा धन और विशेषाधिकार की भूमिका को देखेंगे कि धन और विशेषाधिकार की भूमिका क्या है और ग्रामीणों की भूमिका। तो सुम्पा सरपंच सीट जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे में रखी गई। फिर भी पंचायत के निवासियों ने इसे प्रतिभागियों के पतियों के बीच की प्रतिस्पर्धा माना। एक तरफ सरपंच पद का उम्मीदवार था राम राय मेवाड़ा, जो केकड़ी में एक शराब की दुकान का मालिक था, और दूसरी तरफ उसी गांव का जमींदार चंद सिंह ठाकुर था। गांव वालों ने मेवाड़ा की असलियत खोल दी कि 2002-3 के सूखा राहत कार्य में उसने नकली नामवाली बनवाई थी। हालांकि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस बार गांव वाले उसे पंचायत से बाहर देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ठाकुर को कड़े संघर्ष के लिए उसके सामने रखा। सूपा के निवासियों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि मेवाड़ा के विरुद्ध कड़े मुकाबले के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति ठाकुर ही है, जमींदार चंद सिंह ठाकुर ही है। तो यहाँ पर किस प्रकार से ग्रामीणों की भूमिका होती है और धन और विशेषाधिकार की भूमिका किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका उदाहरण पेश करने के प्रयास किया गया। आगे है एक उदाहरण कि अधिकाधिक भागीदारी और सूचना के लिए सामाजिक आंदोलनों और संगठनों की भूमिका के संदर्भ में। तो एक उदाहरण है इसके संदर्भ में, 24 जनवरी को धोरेला गांव, ये कुशलपुरा पंचायत में आती है। तो धोरेला गांव में एक सभा हुई, घोषणाएं करके बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें नारे सिखाए गए और दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों को बताया गया। एक स्थानीय एनजीओ के अच्छी छवि वाले एक कार्यकर्ता ने चौपाल में सभा के लिए आने का लोगों से निवेदन किया। ये जो तारा, जो कि स्थानीय एनजीओ द्वारा समर्थित प्रत्याशी थे, का घोषणा पत्र पढ़ा गया और उसने एक छोटा सा भाषण भी दिया। उसका घोषणा पत्र, उसमें कहा गया था कि वे एक सरपंच के रूप में घूस नहीं लेंगी, प्रचार में 2000 रुपये से अधिक खर्च नहीं करेंगी आदि। लोगों के मत खरीदने के लिए और प्रचार कार्य के खर्च में सहयोग के लिए शराब और गुड़ बांटा जाता है और जीपों का खुलकर प्रयोग किया जाता है, मतलब गाड़ियों का। एकत्रित गांव वालों के लिए सामने भ्रष्टाचार की पूरी श्रृंखला स्पष्ट की गई। कम खर्च के चुनाव गरीबों की सहभागिता को स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि वे भ्रष्टाचार मुक्त पंचायतों की संभावना भी प्रबल करते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने 3 उदाहरण पेश किए गए, जहां पे धन की भूमिका, जनता की भूमिका और महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में बात की गई। अब हम लोग राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में बात करेंगे। तो अब आप स्मरण करेंगे कि यह अध्याय लोकतंत्र की परिभाषा के उदाहरण के साथ प्रारंभ हुआ था। लोकतंत्र एक शासन के रूप में जो जनता द्वारा और जनता के लिए है। जैसे जैसे यह अध्याय आगे बढ़ेगा, आप पाएंगे यह परिभाषा लोकतंत्र की आत्मा, उसके मूल अर्थ को तो पकड़ती है, लेकिन लोगों के एक समूह और दूसरे समूह के बीच के बहुत से विभाजनों को स्पष्ट नहीं करती है। आप देख चुके हैं कि किस प्रकार हित और चिंता अलग अलग है। भारतीय संविधान विषयक अनुभाग 2 में हमने देखा कि कैसे विभिन्न समूहों ने संविधान सभा में अपने अपने हितों और सरोकारों का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय लोकतंत्र की कहानी में हमने विभिन्न समूहों के हितों को भी देखा। हर सुबह के अखबार पर एक दृष्टिपात से ही अनेक ऐसे उदाहरण दिखेंगे कि विभिन्न समूह कैसे अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं और सरकार का ध्यान अपनी परेशानियों को आकृष्ट करना चाहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि सभी हित समूह तुलनीय हैं? क्या एक अशिक्षित किसान या एक शिक्षित कर्मचारी अपनी बात को सरकार के सामने उतने ही साफ तौर पर और विश्वसनीय ढंग से रख सकता है जैसे कि एक उद्योगपति? न तो उद्योगपति और न ही किसान या कर्मचारी अपनी बात को केवल व्यक्तिगत रूप में रखते हैं। उद्योगपति फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैम्बर्स, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसे संगठन बनाते हैं। कर्मचारी इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस या द सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस बनाते हैं। किसान कृषि संगठन बनाते हैं, जैसा कि शेतकरी संगठन कृषि मजदूरों का अपना अलग संघ होता है। अंतिम पाठ में आप अन्य प्रकार के संगठनों और सामाजिक आंदोलन जैसे आदिवासियों पर्यावरण आंदोलनों के बारे में ये जो पूरी पुस्तक है उसके अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे। सरकार के लोकतांत्रिक प्रारूप में राजनीतिक दल जो है मुख्य भूमिका अदा करते हैं। एक राजनीतिक दल को निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा सरकार पर न्यायपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की ओर उन्मुख संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो सत्ता हथियाने और सत्ता का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से स्थापित करता है। राजनीतिक दल समाज की कुछ विशेष समझ और यह कैसे होना चाहिए पर आधारित होते हैं।
लोकतांत्रिक प्रणाली में विभिन्न समूहों के हित राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं, जो उनके मुद्दों को उठाते हैं। विभिन्न हित समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करने के लिए कार्य करेंगे। जब किसी समूह को लगता है कि उसके हित की बात नहीं की जा रही, तो वह एक अलग दल बना लेता है, या फिर वे दबाव समूह बना लेते हैं जो सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये प्राथमिक रूप से वैधानिक अंगों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ स्थितियों में राजनीतिक संगठन शासन सत्ता पाना तो चाहते हैं, लेकिन वह इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मानक माध्यमों द्वारा ऐसा अवसर नहीं मिलता है। ऐसे संगठन तब तक आंदोलन में बने रहते हैं जब तक उन्हें मान्यता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर पूरी चीज़ों की बात की गई है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दल के संबंध में मैक्स वेबर के विचार क्या रहे हैं। तो वर्गों की वास्तविक स्थिति अर्थ प्रणाली के क्रम में, जबकि परिस्थिति समूहों का स्थान सामाजिक क्रम या ऑर्डर में है, लेकिन दल शक्ति संरचना के अंतर्गत होते हैं। दलों की क्रियाएं हमेशा एक ऐसे उद्देश्य के लिए होती हैं जिनकी प्राप्ति एक नियोजित दृष्टि के लिए की जाती है। उद्देश्य एक कारण हो सकता है। अब दल का उद्देश्य किसी आदर्श या भौतिक आवश्यकता के लिए कार्यक्रम की वास्तविकता को जानना भी हो सकता है, या उद्देश्य निजी भी हो सकता है, आराम, शक्ति और इनके माध्यम से नेता और दल के अनुयायियों का सम्मान। तो ये दल के संबंध में मैक्स वेबर के विचार थे। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जो कि मुंबई महानगर में विकास कार्यों के बारे में है, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ में बताया गया है। तो हाल के वर्षों में देखने को मिलता है कि भारतीय नगरों को भूमंडलीय नगर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मुंबई की अपनी पहली यात्रा के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरा सपना था कि मुंबई संघाई जैसे शहर में रूपांतरित हो जाए। नगरीय योजना बनाने वालों और परिकल्पना करने वालों की दृष्टि से मुंबई को तत्काल उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम से जोड़ने की आवश्यकता है। इस ओर उनका तर्क यह था कि मुंबई को एक वृत्त में घेरने के लिए एक एक्सप्रेस रिंग वे के निर्माण की आवश्यकता है, ताकि वह मुक्त मार्ग शहर के भीतर के किसी बिंदु से 10 मिनट के अंदर पहुंच सके। शीघ्र प्रवेश एवं निकास तथा दक्ष यातायात विसर्जन, एफिशिएंट ट्रैफिक डिस्पर्सल शहर की प्रवाहमय क्रियाशीलता के लिए अति आवश्यक है, तथा कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए सड़क की भूमिका कुछ अलग भी है। वह संपर्क के मुक्त मार्ग से भी अधिक बहुत कुछ है। चाहे इसे अच्छा माने या बुरा, सड़कें प्रायः बाजार बन जाती हैं। मेले, तीर्थ यात्रा, मनोरंजन और आर्थिक विनिमय जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए साधन बन जाते हैं। सड़क पर रहते हुए लोगों को सार्वजनिक और निजी स्थानों के बीच कोई अंतर नहीं दिखाई देता, क्योंकि वे वहीं पर खरीदना, बेचना, खाना पीना, क्रिकेट खेलना, यहाँ तक खड़े रहना और घूमना फिरना भी चलता रहता है। नगर की योजना बनाने वालों ने संकेत किया कि कैसे ये क्रियाकलाप यातायात को रोकते हैं और उनके सामने अवरोध पैदा करते हैं। इन अवरोधों को कम करने के लिए गरीब लोगों को शहर के बाहरी भागों में बसा दिया गया है। मैकेंजी के एक निजी परामर्शदाता द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज मुंबई विजन में गरीबों का घर बनाने की योजना शहर के बाहर नमक की परत वाली जमीन पर है। उनके जीवन यापन के साधनों का क्या होगा? निम्नलिखित उदाहरण जो है गरीबों की आवाज़ को पूरी तरह अभिव्यक्त करता है। हम वास्तव में मानव बुलडोजर और मानव ट्रैक्टर हैं। जमीन को सबसे पहले हमने समतल किया, हमने शहर को योगदान दिया। हम तुम्हारी गंदगी शहर से बाहर लाते हैं। मैं भीख नहीं मांगता, मैं तुम्हारे कपड़े धोता हूँ। ये जो गरीब हैं उनके संदर्भ में बात कही जा रही है। औरतें काम पर जा सकती हैं क्योंकि उनके बच्चों की देखभाल के लिए हम रहते हैं। मंत्रालय, कलेक्ट्रेट, बम्बई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी, यहाँ तक कि पुलिस के लोग भी मलिन बस्तियों में रहते हैं। क्योंकि हम होते हैं तो औरतें रात में सुरक्षित घूम सकती हैं। बॉम्बे फर्स्ट जैसे समूह सबसे पहले मुंबई में वर्ल्ड क्लास सिटी होने की बात करते हैं। यह कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बन सकती है जबकि इस शहर के गरीबों के रहने की जगह नहीं? तो एक प्रकार से यह एक विरोधाभास को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, जहाँ पर हमने भारतीय लोकतंत्र की कहानियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।